ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार के चुनाव में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं और इस बार के चुनाव में ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद किशनगंज में मौजूद हैं ओवैसी, जहां से उन्होंने आज सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओवैसी साहब। आप एक बार फिर से सीमांचल में मौजूद हैं और आपने सीमांचल न्याय यात्रा भी निकाली हुई है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जब इस यात्रा पर आज निकले हैं, ये यात्रा उस वक्त हो रही है जब आपने पिछले 2-3 महीनों में आरजेडी के साथ गठबंधन की पुरजोर कोशिशें की, कई पत्र लिखे लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को। आखिर इतनी क्या बेताबी थी आपको कि आप चाह रहे थे कि चुनाव में आपका गठबंधन आरजेडी के साथ हो जाए? कि बुनियादी बात यह है कि अख्तरुल ईमान साहब के पास बिहार के जो सोसाइटी के ज़िम्मेदार हजरात थे वो मिलने आए और आकर कहा कि आप लोग अलायंस करना नहीं चाहते किसी से भी। तो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि किसने कहा आपसे कि हम अलायंस करना नहीं चाहते? तो अलायंस करना चाहते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद बहरहाल लंबी बातचीत हुई। उसका अख्तर साहब को कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक लेटर लिख दीजिए लालू जी को। हमने कहा एक लिख दिए। उन्हें उनसे ही पूछा कि क्या उसमें लिखना चाहिए, बता दीजिए। उन्होंने ला कर दिया और हम बड़े जेन्यूनली हम लोग खुलूस दिल के साथ एक नहीं 2 लेटर लिखे। फिर उसके बाद अख्तर भाई ने मुझसे कहा कि तेजस्वी कह रहा है कि मुझे कोई नहीं बताया गया। तो हमने कहा कि भाई लालू तो सुप्रीम लीडर है राजद का। तो बोले मैं ठीक है, आप लिख दीजिए उनको भी लिख दिए। फिर उन्होंने इसमें ये भी लिख दिया कि हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए और ये कहा कि उसमें ये भी लिखा कि अगर आप इख्तदार पर या सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री मत दीजिए, हमको सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और कम्युनल फाशिस्ट फोर्सेस को रोकिए। ये जो हमने लेटर लिखा, ये हमने हमारे एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ के पोजीशन से लिखा। ये हमने इसलिए बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने ख़रीद लिया, हमने अपनी दरिया दिली का मुजाहरा किया। वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके विधायक को आप छीन लेते हैं चोरी से, वो नहीं लिखते हैं। हमने कहा चलो भाई, जब लोग लार्जर इंटरेस्ट है और हमको ये पूरा यकीन है कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पर तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो हमने कहा ठीक है लिखिए। हमने बोल दिया हमारी ताकत सीमांचल में और मुख्तलिफ विधानसभा में पहले से बड़ी है। कोई वीक पोजीशन से हमने ये बार्गेन नहीं कर रहे। हम तो बार्गेन भी नहीं कर, हम तो कहें कि भाई लार्जर इंटरेस्ट आप बात करें, चलिए हम भी साथ देते हैं आपका। अब ये उनके ऊपर है, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। जो और इससे एक बात साफ हो गई कि कल तक जो लोग हम पर गैर जरूरी एक झूठा और बकवास इल्ज़ाम लगाते थे, अब इससे बढ़ के कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? हम तो अपना जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी पार्टी, हम जो कर सकते थे हमने कोशिश कर ली। अब हमको चुनाव लड़ना है और हम चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। यही मेरा सवाल है कि 2020 में आपके जो विधायक जीत कर आए थे उसमें से 4 विधायक को आरजेडी ने तोड़ लिया था। उसके बावजूद भी आप इतनी दरिया दिली दिखा रहे हैं कि आप आरजेडी के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे थे। तो आखिर इस दरिया दिली के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों ओवैसी इतनी दरिया दिली दिखा रहे हैं आरजेडी के साथ गठबंधन करने को लेकर? तो ये है, देखिए, जिसमें ज़र्फ होता है ना, वो ज़र्फ के मुजाहरे करता है। और अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर कम ज़र्फी के मुजाहरे होंगे। हम क्या कर सकते हैं उसको? आपने सही कहा, महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए। उससे पहले कर्नाटका में कांग्रेस को तोड़ा गया, मध्य प्रदेश को तोड़ा गया। तो नैरेटिव क्या बनाया इन पार्टीज ने कि भाई जमहूरियत खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब जब हमारे 4 विधायक को ये लोग खरीद कर लेकर गए तो कोई चू नहीं बोल सकता है, कोई चू नहीं बोल रहा है। मगर सीमांचल की जनता और बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा इनका हमेशा रहा है।
असल बात यह है कि बिहार की जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो रियलिटी है कि हर समाज का यहां पर नेता है। अगर किसी का कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल नेता नहीं है तो वो मुसलमानों का। अब आप मुझसे पूछेंगे नहीं इस पार्टी में इतने नेता हैं, वो हैं, सब नाम आप बताएंगे मुझे, मगर वो अपनी पार्टी के आवाज में बोलेंगे। जितना पार्टी उनको बोलेंगी उतना सुर गाएंगे। उस समाज के बारे में कभी बात नहीं कर सकेंगे वो लोग। और यही वजह है कि आप देख लीजिए 15 साल राजद के, नीतीश कुमार के 20 साल, उससे पहले 20-25 साल कांग्रेस के, किसकी तरफ उंगली उठाकर हम बोलेंगे कि ये हमारा हाल किसने किया। मेरा मानना यह है, हमारी पार्टी की सोच ये है कि नाइंसाफी को अगर रोकना है, विकास आप चाहते हैं, नौजवान जो 25 साल से कम उम्र जो बिहार में आबादी है करीब 60% के करीब है, आप बताइए तो चुनाव उनके लिए होगा। तो ये सब चीजें हैं। मगर लालू और तेजस्वी ने तो आपको भाव तक नहीं दिया और आप उल्टा ढोल नगाड़ा लेकर 10 सर्कुलर रोड के बाहर चले गए थे और कहने लगे कि भाई हमें गठबंधन में ले लो, हमसे गठबंधन कर लो। नहीं, पैगाम पहुंचाना था, बिल्कुल पहुंचाना है। 2 लेटर भी जाए। आप बताइए कि बाप तो बाप ही होता है ना, और वो बाप जिसने इस पार्टी को बनाया, जब उनको लिखे हैं तो बाप की जिंदगी में अगर कोई बेटा ही बोलता है कि मुझे नहीं बताया गया, तो हमको ये नहीं मालूम था। हम जिस तरीके से हमको पाला गया, जिस तरीके से हमको समझाया गया, घर में जो बड़ा होता है, अगर बाप नहीं है कि कोई बड़े को भी आप बोल दिए तो सब एक लाइन में खड़े हो जाते। तो हम क्या करते? अगर लेटर ऐसे ही भी जाते अख्तर उल ईमान तो बोलते नहीं हमको नहीं मिला, कहां मिला ना, नहीं मिला तो अब मिला। अब तो जब इतना शोर शराबा करना पड़ा ताकि सारी दुनिया को मालूम हो जाए तो हमने उसको किया। मगर ओवैसी साहब, ये क्या तरीका हुआ पैगाम पहुंचाने का कि ढोल नगाड़ा लेकर घर के बाहर आप पहुंच गए? हम एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ से इस लेटर को लिखे हैं, इसमें कोई वीकनेस नहीं दिखा रहे हम लोग। और आप देख लेंगे चुनाव जब होंगे इंशाल्लाह तो किए हैं। जो गलत फहमी ये लोग पैदा करते थे कि नहीं ये अलायंस करना नहीं चाहते, ओवैसी बड़ा वो है, वो अकेला नेता बनना चाहता है, ये सब बकवास करते, और ये बीजेपी को रोकना नहीं चाहते। ये लोग इतने अंधे हैं कि भाई 2004 से 2009-8 तक, बल्कि 2012 तक मैं यूपीए का हिस्सा था। जब वो न्यूक्लियर डील हो रही थी, सब लोग छोड़ के भाग गए, लेफ्ट पार्टी छोड़ के भाग गए। मनमोहन सिंह के नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैंने वोट दिया। उस वक्त आंध्र प्रदेश में सरकार थी, इन्हीं की सरकार के खिलाफ इन्हीं के एमएलए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया, मैंने सपोर्ट किया। प्रणब मुखर्जी साहब का प्रेसिडेंट इलेक्शन था, मुझे यूपीए के लीडर्स ने कहा कि आप जाकर जगन मोहन रेड्डी को मिलिए। जेल में जाकर मैं उसको समझाया, मेरे मिलने का थोड़ा असर हुआ, पूरा नहीं हुआ, उसने सपोर्ट की। आज तेलंगाना में कांग्रेस है वहां पर तेलंगाना में, हम एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रहे हैं ताकि फिरका परस्ती, कम्युनल फोर्सेस ना बढ़े। तो ये अब कितने अब हम बोलेंगे? देखिए ओवैसी साहब, आपके ऊपर एक इल्जाम लगता है ना कि आप बीजेपी की बी टीम है, और इस तोहमत से, इस इल्जाम से बचने के लिए ही आपने ये पूरा का पूरा पब्लिसिटी स्टंट किया है, ये ढोल नगाड़ा लेके जो आप पहुंच गए लालू के घर के बाहर। देखिए जब आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो इल्जाम तो लगेगा आपसे। अगर कोई इल्जाम लगाने के या लगने के डर से कोई काम करेगा तो फिर राजनीति ना करे। हम इल्जाम के डर से नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों को, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो बड़े सिंसियर और जेन्यून हैं, उन लोगों में ये बात थी कि भाई आप लोग अलायंस करना नहीं चाह रहे और आपके ओवैसी साहब नहीं करना चाहते। हमने कहा भाई करिए, हम तो तैयार हैं, हम आज भी कह रहे हैं आप लीजिए। अच्छा आप आइए, एक बात सुनिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, आपको मालूम सिवाय हमारे चीफ मिनिस्टर के कोई कांग्रेस का नेता नहीं बात किया। हम बोले, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असद भाई आप मेरी सूरत देखो। बोला ठीक है, हम जाके वोट डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी साहब ने बोले मैं घर को आता हूं आपके। बोला नहीं साहब आप मत आइए, आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, आप जब
इस वक्त के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, आपने मुस्लिम रिजर्वेशन पर एक अच्छा जजमेंट दिया था। अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मैं बुरा क्यों नहीं होता हूं, जब बुरा क्यों नहीं होता हूं बताइए? तो ये दोगलापन दूसरी तरफ है। हम जो जबान देते हैं, जो बोलते हैं, उस पर स्टैंड करते हैं और कोई हमको बेचैनी नहीं है, ना कोई हमको तकलीफ है। ये एक पोजीशन हमने लिया है, अब उनको देखना है। नहीं देखेंगे तो हम लड़ेंगे। देखिए, लालू और तेजस्वी ने अपने घर के दरवाजे तक आपके लिए नहीं खोले। हाँ, तो आखिरकार ये क्या दर्शाता है लालू और तेजस्वी के बारे में? तो क्या दिखाता है वो उनको बताना पड़ेगा। हमारे घर में अगर हमारा दुश्मन भी आ जाए तो हम उसको घर में बुलाकर इज्जत देके बिठाएंगे, अगर हमारे घर के दरवाजे पर कोई आएगा हमारा। अरे तो उन्हें लगता होगा कि हमें ओवैसी की क्या जरूरत है, मुसलमान तो ऐसे ही हमारे लिए वोट करता है, वो तो हमारा वोट बैंक है। देखिए, एक बात सुनिए, हर बार आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। उर्दू में एक लफ्ज है इक़दार, मॉरल्स, रिवायत, रिवाज। अगर ये सब कोई भूल जाता है और सिर्फ नेतागिरी करता है तो भाई, अच्छा नेता होने के लिए अच्छा इंसान भी होना पड़ेगा, और वही बड़ा नेता बनता है जो अच्छा इंसान होता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि लालू परिवार को या आरजेडी को इस बात का डर है कि अगर ओवैसी यहाँ बिहार में अपने जड़ें जमा लेता है तो मुसलमान मतदाताओं पर ओवैसी का कब्जा हो जाएगा? नहीं, डर उनको किस बात का डर है मुझे नहीं मालूम। क्या उनको बीजेपी का डर है? नहीं मालूम मुझे। मैं नहीं बोल सकता उन क्या क्या डर है। हमारे दिल में तो कोई डर नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं ओवैसी का डर है ना? नहीं मालूम मुझे, मैं कैसे बोलूं, आप उनसे पूछिए। नहीं, क्योंकि पिछले बार सीमांचल में आप लोगों ने आरजेडी को हराया था। बिल्कुल, अभी भी हराएंगे। जो कोई भी खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला हम हराएंगे। डर है नहीं है, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना ऑब्जेक्टिवली। ये तो उनको पूछना पड़ेगा। अच्छा ओवैसी साहब, एक सवाल ये है कि यहाँ सीमांचल आने से पहले आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख के संकेत दिए थे कि नई दोस्तियां हो सकती हैं। तो क्या गठबंधन की राजनीति अभी खुली हुई है, यानी गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं? और मैं खासकर दो नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, क्या उनके साथ कोई बातचीत आपकी चल रही है या उनके साथ कोई गठबंधन हो सकता है? क्योंकि उन्होंने एक तरीके से पॉजिटिव इंडिकेशन दिया था कि वो गठबंधन के लिए तैयार है अगर दोनों तरफ को ये मंजूर होगा तो। और दूसरा नाम जो मैं लूँगा वो है प्रशांत किशोर। तो क्या किन्हीं के साथ भी आप गठबंधन इन चुनाव में कर सकते हैं? देखिए, वो क्या अंग्रेजी कहा, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या मुझे नहीं मालूम, मगर इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब मेरे अध्यक्ष बिहार के प्रेसिडेंट हमारे अख्तरुल ईमान साहब दे पाएंगे, क्योंकि ये फैसला उनको लेना है। लेकिन गठबंधन को लेके आपके ऑप्शंस जो हैं यानी विकल्प वो खुले हुए हैं। अख्तरुल ईमान साहब बिहार के विधानसभा के सामने जो भी फैसला लेंगे, पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगी। चाहे वो तेज प्रताप के साथ गठबंधन हो या फिर पीके के साथ होना चाहिए। ये सवाल का जवाब अख्तर भाई करेंगे। मैं तो नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, वो अख्तर भाई लेंगे। जाहिर है मुझसे जरूर कंसल्ट करेंगे, बताएंगे, बट ये तो उनका फैसला रहेगा। तो आपको लगता है कि अगर विचारधारा एक हो तो किसी के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, स्पेकुलेट तो आप और हम नहीं कर सकते, क्या होगा इंतजार करके देखना पड़ेगा। अच्छा ओवैसी साहब, क्योंकि हम सीमांचल में इस वक्त हैं, बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा सीमांचल में जो देखने को मिला है पिछले दिनों वो है एसआईआर। और एसआईआर की जब हम बात करते हैं तो सीमांचल में खासकर बहुत हो हल्ला हुआ एसआईआर को लेकर, क्योंकि मुद्दा एक बड़ा था घुसपैठ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जो हैं उन्होंने घुसपैठ को लेकर बड़े बयान दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि घुसपैठियों को देश से निकाला जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि भाई घुसपैठियों की मदद से ही, यानी उनके वोट से ही महागठबंधन जो है वो चुनाव जीतती है, इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो क्या वाकई घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है? और क्या ओवैसी इसके बारे में, इस पूरे मुद्दे को लेकर, जो घुसपैठ का मुद्दा है, उसको लेकर क्या आपकी राय है? कहाँ है इलेक्शन कमीशन? तो आपको लिस्ट देना चाहिए था आज तक को, कितने घुसपैठियों को हमने निकाल दिया। 65 लाख में लफ्ज जिक्र नहीं है घुसपैठी का, बावजूद उसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर्स में जो फर्स्ट नोटिफिकेशन निकाला था उसमें उन्होंने कहा था कि 1 से 2 मरतबा या 3 मरतबा किसी के घर पर जाएंगे, वोटर नहीं होगा
तो वो ईआरओ और एआरओ को इन्फॉर्म करेगा और वो 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। तो ये तो हुआ ही नहीं, खुदा पहाड़ चूहा नहीं निकला, सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं सीमांचल को। और ये इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। भाई देखिए, मुल्क को आजादी मिली, कोई नहीं गया उस वक्त के इस पाकिस्तान में। फिर 71 में बांग्लादेश बना, कोई नहीं गया। ये तो सिर्फ यहाँ के सीमांचल की गयूर आवाम को बेइज्जत करने के लिए, उन पर शक की सुई उठाने के लिए इस तरह की बकवास बीजेपी आरएसएस बरसों से कर रही है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। यानी सीमांचल में कोई घुसपैठिया नहीं है, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश का कोई भी नागरिक यहाँ नहीं रह रहा है। अगर होगा तो निकालिए ना, सरकार बीएसएफ आपकी है। आप कभी चलिए, आप तो जाते होंगे, बागडोरा एयरपोर्ट से किशनगंज आइए, कितने बीएसएफ के कैंप्स हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ बैठी हुई है, हमारी बहादुर बीएसएफ बैठी हुई है। बीएसएफ किसके अंदर वर्क करती? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है। आपके ने डेटा है तो बताइए। और कितने अगर घुसपैठी है तो कितनों को पकड़ा आपने, और कितनों के केसेस चल रहे हैं फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में सीमांचल के, बताइए हमको। प्रोसीजर क्या है कि अगर कोई आप फॉरेनर को पकड़ते हैं तो पहले उसका केस जाता 3 ऑफिसर्स के पास एमएचए में, उसके बाद पहले बीएसएफ सुप्रिटेंडेंट, 3 ऑफिसर्स, फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। बताइए, देश को बताइए, आप ये क्यों किसी एक भारत के इलाके को ऐसा कर रहे हैं? एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, दोनों में रिवॉल्यूशन आ चुका है। समझ क्यों नहीं है? और आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश का जो हमारा बॉर्डर है ना, वहां पर चीन अपनी एयर स्ट्रिप बना रहा है। कभी तो इसका तो ख्याल रखो, इनका तो ख्याल रखो कि यहां पर क्या हो रहा है, उससे तो हमको नजर वहां पे रखो आप। नहीं, तो यही सवाल है। तो इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है घुसपैठ को? सीधा प्रधानमंत्री जो है घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा देश को। बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आ जाता है, हमको पता तक नहीं होता है। बांग्लादेश में हमारे बॉर्डर के करीब चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे आप। नेपाल माने जिससे हमारे बेहतरीन ताल्लुकात, बगैर वीजा के आते हैं नेपाली, या रहते हैं, जाते हैं, शादी ब्याह होती है, वहां पर रेवोल्यूशन आ गया, हमको पता नहीं है। श्रीलंका में रेवोल्यूशन आ गया। देखिए, भारत के अतराफ में 3 कंट्रीज में रेवोल्यूशन आ गया है। आप उस पर नजर करिए, देखिए। और फिर चीन का बेस है श्रीलंका में, चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है, हमारे बॉर्डर से दिखता है, खड़े रह के देखे तो आप, जो एयर स्ट्रिप बन रही है। तो ऐसी ही एक रेवोल्यूशन का जिक्र जो है वो राहुल गांधी भी कर रहे थे। जेनजी को लेकर जो है उन्होंने जो एक सोशल मीडिया पे डाला था पोस्ट। तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ, मतलब भारत में भी कुछ होगा या हो सकता है? देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम तमाम सांसद और विधायक पर है। और हमको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम आवाम की जो बर्निंग सवालात हैं उससे सत्ता में जो सरकार है उनसे पूछें, उनसे लड़ें जमहूरी तरीके से। और अगर वो नहीं सुनते तो फिर आवाम के दरमियान में आकर हम उसको बताएं। मगर जमहूरियत एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, हम उसी पर अमल करना है। उसको एनार्की नहीं चाहते, हम कोई नहीं चाहता। मगर एक बात याद रखना पड़ेगा आपको, मैं बहैसियत एक सांसद अपने आप को बड़ा कमजोर समझ रहा था जब किसान आकर बैठ गए। मैं बड़ा अपने आप को ताजुब कर रहा था जब दिल्ली में लॉयर इरिटेशन करना शुरू कर दिए, जब CAA का एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट पूरे देश में हो गया था। तो इस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने पार्टीज हैं, ये चीज हमको सबको सोचना है। अच्छा, पिछले दिनों बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई रिवाइवल बिहार में हो रहा है? क्योंकि पिछले, अगर हम 3 दशक से देखें तो एक तरीके से कांग्रेस जो है वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर ही रही है। नहीं, मैं कैसा बोलूं कांग्रेस के बारे में सर। मुझे अपनी पार्टी की फिक्र है, मुझे अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मगर एक बात तो है ना, कांग्रेस ने कब तक 1950 से 75 तक 77 25-26 साल यहाँ पर हुकूमत की, सत्ता में रही। फिर उसके बाद 15 साल राजद, 21 साल अब नीतीश कुमार विद बीजेपी, विदाउट बीजेपी, म्यूजिकल चेयर्स चलता रहा। नहीं, मैं कैसा बोलूं? मैं तो किसी और पार्टी के बारे में कैसा कहूँगा? उनका रिवाइवल होगा नहीं होगा,
कैसे होगा, मेरे को तो नहीं मालूम। अच्छा चलिए, अब बात हम करेंगे नीतीश कुमार की, जो कि एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं और बीजेपी ने कहा है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है, तो ओवैसी को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो क्या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हमारी पूरी कोशिश होगी हर हैसियत से, हर तरीके से, कि दोबारा एनडीए की सरकार यहाँ पे ना बने। और हमको ये अप्रीहेंशन है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। यानी महाराष्ट्र में जैसा एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था वैसा कुछ बिहार में भी हो सकता है? नहीं, अब नहीं, हमारा अप्रीहेंशन है, हमारा ओपिनियन मानिए, अप्रीहेंशन मानिए, अब ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन बीजेपी ने तो ऐलान किया हुआ है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नहीं, जहां तक नीतीश कुमार की हुकूमत का सवाल है, आप राजद के साथ थे, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, आप में ना इत्तेफाकी हो गई, जो भी हुआ, बीजेपी सत्ता में आ गई। किसी ने कहा राजद को कि तुम्हारी वजह से बीजेपी सरकार में आ गई? ये जो पैरामीटर ऑफ टेस्ट है ना, थर्मामीटर हम पे इस्तेमाल होता है। सत्ता में आप हैं, आपने मिलकर वोट लिया, और आपको याद होगा कि मैं उस चुनाव में पुकार कर कह रहा था बीजेपी आएगी यहां पर सत्ता में, सबने मजाक उड़ाया। जब बीजेपी नीतीश कुमार और राजद में इख्तलाफ हो गया, दूरियां पैदा हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए मेरे को? ना कोई मीडिया में बोलता है। मगर जब एमआईएम और ओवैसी सीमांचल के एम्पावरमेंट की, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करती है, अरे आप वोट काटने आ गए, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, माने इतने सवालात पूछे जाते हैं कि हमको, माने कोई काबिल जर्नलिस्ट आपकी तरफ बोलने से पहले हम समझ जाते हैं कि सवाल आने वाला है हमारे पे, मगर उस पर कोई नहीं उठा। इनकी अखलाकी जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार चलाएं 5 साल तक? क्यों नहीं चली सरकार आपकी? मगर नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार, करप्शन आम हो चुका है। आप एसडीएम के ऑफिस में चले जाइए, कुछ भी गरीब काम कराने जाइए, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। इतनी बड़ी शिकायत है लोगों को। तो भ्रष्टाचार के आरोप तो खुद प्रशांत किशोर ने भी अब बीजेपी के कई मंत्रियों पर, या जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी पर लगा दिया है। 200 करोड़ की जमीन अर्जित कर ली है इस तरीके के। भाई इनको ये इल्जाम क्या, आप वो छोड़िए, मैं तो आपको आम आदमी की बात कर रहा हूं, जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट निकालने एसआईआर में गए थे, बगैर रिश्वत के तो दे ही नहीं रहे थे कोई। एक तो मुसलमानों को कम दिए, दूसरा दिए भी तो बड़ी रिश्वत लेकर दिए। हर जगह पर गरीब को तंग किया जा रहा है बिहार में। रिश्वत के, बगैर रिश्वत के कोई स्कीम में उनका नाम आता ही नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इतना करप्शन का एक एपिक सेंटर बन चुका है ये। अच्छा ओवैसी साहब, आप एक अन्य बड़े मुद्दे पर बात करना चाहेंगे, वक्फ कानून को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को पूरी तरीके से खारिज तो नहीं किया है, तो और नीतीश कुमार ने भी, अगर बिहार की बात करें तो इस कानून का जो है वो समर्थन ही किया था। तो अब इसको लेकर क्या आपको लगता है? ये जो इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बीजेपी वक्फ को खत्म करके रख देगी। बीजेपी कोई नई प्रॉपर्टी को वक्फ होने नहीं देगी। बीजेपी मस्जिदों को छीनेगी, बीजेपी खानखाहों को वीरान करेगी। और मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको 2 जुमलों में समझा देता हूं। एक ये कि कल तक जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बिहार में बहुत हैं दरगाहें, खानखाहें, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, उसका ओनर वक्फ बोर्ड है या मुतवल्ली है। अब क्या हो गया, उसका ओनर एएसआई हो गया। अब एएसआई मेरी मस्जिद छीन ली, ओनर में चला गया, मैं ना मुतवल्ली ओनर है ना वक्फ बोर्ड ओनर है। दरगाह का खानखा न मुतवल्ली के पास है बल्कि एएसआई के पास चला गया। एएसआई अब क्या करेगा कि बोलेगा कि नहीं, आपका रिलीजियस कैरेक्टर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। उरस आएगा, नहीं हर साल मत करिए उरस। मस्जिद है, नहीं जुमे की नमाज एक बार पढ़ लीजिए। और इसका इंपैक्ट आप देखेंगे संभल की मस्जिद में होने वाला है। और ये जो 5 साल का जो कंडीशन लगाया मुसलमान होने का, वो तो कंप्लीट स्टे नहीं है। रूल बनाएंगे, ऐसा रूल बनाएंगे कि कोई दे ही नहीं सकेगा प्रॉपर्टी वक्फ की मुसलमान। और ये कौन तय करेगा बताइए सर? कौन तय करेगा कि मुसलमान हूं मैं? मोदी जी तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे, नीतीश कुमार तय करेंगे।
दाढ़ी कितनी लंबी है, कितने बार नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, रोजे रखता है नहीं है, ज़कात निकालता है नहीं निकालता है, कौन तय करेगा? तो ये यानी मेरे को तो ताज्जुब हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के, मैं तो सरप्राइज और शॉक हूं कि प्रॉपर्टीज चले गई। अच्छा, सीओ के बारे में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मुझे समझ में नहीं आया। एज फार एज पॉसिबल कोशिश करिए आप बनाने के लिए मुसलमान को। ये लोग तो बनाएंगे नहीं, जिसके पास मुसलमान एमएलए एमपी नहीं है वो थोड़ी सीओ को बनाएंगे मुसलमान को। तो हर एतबार से, अच्छा वो जो 3C पर बड़ा शोर शराबा, एक बात कांग्रेस के एक नेता हैं, बिल्कुल जुम्मन है, पढ़ते नहीं देखते नहीं, बड़ा खुश हो गए। भाई वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर तो इंक्वायरी करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर स्टिल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, इंडिपेंडेंट थोड़ी है। वही रजिस्टर करेगा, वही सर्वे करेगा। कहां से वक्फ का फायदा होगा बताइए? ऑल इन ऑल ये नुकसानदेह साबित होगा ये ऑर्डर, और बीजेपी इसका पूरा एक्सप्लॉइट करेगी वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए। अच्छा, योगी सरकार ने जो ये फैसला लिया है जाति आधारित रैलियों पर रोक, या पुलिस रिकॉर्ड में जात का मेंशन नहीं होगा, जाति का मेंशन नहीं होगा, इसको कैसे देखते हैं? कोई आरटीआई डाली है आज तक में कि हर थाने में कितने योगी जी के कास्ट के थानेदार हैं, सीआई हैं? देख लीजिए। नहीं तो फिर मकसद क्या है? मकसद क्या, किसका मकसद क्या है? ये जो पहल की गई इसका क्या मकसद है? अरे वो तो कोर्ट ने कहा, आप प्रधानमंत्री को बोल देंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर, और भाषण में प्रधानमंत्री होते सबसे बड़ा देश का ओबीसी नेता मैं हूं, रोक देंगे प्रधानमंत्री को? आप वो ना बोलें, वो ना बोलेंगे? वो तो बोलेंगे, वो तो पार्लियामेंट में बोलते, बाहर भी बोलते। ना जात के नाम पर, कास्ट के नाम पर सम्मेलन नहीं होगा, किसी और नाम पे होगा मगर बराबर होगा। कौन रोकेगा उसको? आपको इलेक्शन जीतना है ना, सब हो सकता, मुसलमान लाभ इस्तेमाल नहीं हो सकता, इतना याद रख लीजिए आप। होगा ये कोर्ट, ये सब होने के बावजूद भी। अब कई जगहों पर गरबा का भी आयोजन हो रहा है नवरात्रों में, और लिखा जा रहा है पोस्टरों पे कि जिहादियों की एंट्री इसमें बैन है, इस तरीके की बातें। तो ये सब बकवास है ना, झूठ है, ये झूठ है। आप एक मजहब के खिलाफ आपकी नफरत का और हेट का इजहार कर रहे हैं, आप हेट का इजहार कर रहे हैं, आप मॉब लिंचिंग हो रही है, मार रहे हैं, ये सब गलत है। चलिए, आखिर में बिहार से ही जुड़ा एक सवाल अब ले लेते हैं कि ये बता दीजिए कि इस बार आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो है कितने सीटों पर इस बार बिहार में चुनाव लड़ेगी, और खासकर जो मुस्लिम मतदाता हैं वो किस तरफ वोट करेंगे? क्योंकि जो ऐसी की तस्वीर लग रही है कि आरजेडी की तरफ एक मुश्त जो है वो मुस्लिम समाज जो है वो वोट कर सकता है। नहीं, ऐसा कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी। तस्वीर के बहुत से रुख हैं, अभी पिक्चर और क्लियर होगी। जितने भी सीट हम लड़ेंगे, कितने लड़ेंगे, इंशाल्लाह अख्तर उल ईमान साहब तय करेंगे, और जिस लिस्ट जब आ जाएगी आपके पास, जब फिर बात करेंगे आपसे। नहीं तो पिछली बार 19-20 सीट पर आप लड़े थे चुनाव, तो क्या इस बार मतलब कुछ ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। अभी इस पे ये तो इस सवाल का सही जवाब हमारे अध्यक्ष दे पाएंगे, मगर जब लिस्ट आएगी आपको बताएंगे।